अमीर वर्सेस गरीब बहुओं की गर्मियों में गोद भराई। हे भगवान, इस साल की गर्मी क्या सोचे हुए है। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से घर में ना कोई कूलर है ना पंखा। मेरी तो जान निकलती जा रही है। ऐसे मत बोल बहू, ऐसे मत बोल। आजा, मैं तुझे हवा कर देती हूँ। हे भगवान, मैं कैसी लाचार सास हूँ जो अपनी बहू को गर्भवती अवस्था में भी कोई ऐशो आराम नहीं दे सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ, आपसे जितना हो पाता है आप मेरे लिए करती हो। इस तरह की बातें सोचकर अपने दिल को छोटा ना करो। कैसे चिंता ना करूं बहू, तू गर्भवती है, तेरे पेट में बच्चा है, लेकिन ना मैं तुझे इस गर्मी से बचा सकती हूँ, ना ही कुछ अच्छा खिला पिला सकती हूँ। कभी कभी तो मुझे तेरी कोख में पल रहे इस बच्चे की बड़ी फिक्र सी होती है। अपना शरीर देख, तेरी साड़ी पसीने से भीग रही है और तू कहती है कि मैं चिंता ना करूं। यामिनी की बात सुनकर तारा बस चुप सी रह गई। तारा 4 महीने की गर्भवती औरत थी जो अपनी सास और पति के साथ गरीबी में वक्त गुजार रही थी। गर्मी का मौसम था और ऐसे में तारा के ससुराल में बिजली की भी सप्लाई नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ तारा की बड़ी बहन शालिनी एक अमीर परिवार में ब्याही थी। हाँ, एसी और कूलर की ठंडक से कमरा कितना ज्यादा ठंडा हो गया। मुझे पूरे 3 घंटे नींद आ गई। शालिनी मालकिन, ये बड़ी मालकिन ने भिजवाया है और बोला है कि सारा फिनिश कर लेना। माँ जी, आइए आइए। डियर, उठो नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो और अब तो तुम्हारी प्रेगनेंसी का 4था महीना लग गया। आराम करो। ये लो, सबसे पहले ये सारे फ्रूट्स फिनिश करो और उसके बाद ये ऑरेंज जूस पी लेना। शांति वहां शालिनी के पास बैठी और उसे अपने हाथों से उसने फ्रूट सैलेड और जूस पिलाया, जिसके बाद ये रबड़ी खास मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई थी, ये लो, आ करो। नहीं माँ जी, मेरा पेट भर गया है, अब नहीं खाना। नहीं शालिनी बेटा, प्रेगनेंसी में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, लो खा लो। और हाँ, अपने कमरे से मत निकलना। कुछ भी चाहिए हो तो ये मेड तुम्हारे कमरे के बाहर ही रहेगी। शांति ऐसे बोलकर शालिनी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कमरे से निकल आई। एक तरफ शालिनी थी जो अमीर ससुराल में प्रेगनेंसी के दौरान ठंडे और बड़े घर में अपना वक्त गुजार रही थी। उसके घर में जगह जगह एसी थे, कमरे में भी कूलर और एसी दोनों चीजें थी और खाने को भी उसे अच्छी चीजें मिल रही थीं। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन थी जिसके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज दोनों ही बहुओं की सास उन्हें लेकर शॉपिंग पर निकली हुई थी। देखना शालिनी बेटा, ये डिजाइनर स्वेटर और साथ में ये ड्रेस 0 साइज में सारे कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सही कहा माँ जी, सारे के सारे बहुत सुंदर हैं। लेकिन माँ जी, आप ये इतने महंगे डिजाइनर कपड़े अभी से क्यों ले रही हैं? मेरा मतलब, अभी तो पता भी नहीं है कि मुझे बेटा होगा या बेटी। तुझे चाहे बेटा हो या बेटी, मैं तो दोनों के हिसाब से ही सामान लूंगी। मुझे 9वें महीने में तेरी गोद भराई भी तो करवानी है। शांति ने ऐसे बोलकर खूब पैसे उड़ाकर लड़के और लड़कियों दोनों के कई कपड़े ले लिए और फिर उसके बाद उसने बाकी का सामान जैसे कि अपनी बहू की ज्वेलरी, कपड़े और बेबी के लिए भी ब्लैंकेट और झूला वगैरह खरीदा। वहीं दूसरी तरफ यामिनी भी तारा को लेकर एक छोटे से बाजार आई हुई थी जहां बहू, ऊन के गोले का रंग बता दे। ये हल्का गुलाबी रंग लूं स्वेटर बनाने को या फिर ये नीला रंग ले लूं? हल्का गुलाबी लड़कियों का रंग है और नीला लड़कों का। माँ जी, ना हल्का गुलाबी लो ना ही नीला, आप लाल रंग ले लो। वैसे भी पता थोड़ी ही है मुझे कि बेटा होगा या बेटी, लेकिन लाल रंग का स्वेटर दोनों पर ही अच्छा लगेगा। सही कहा बहू तूने तो। अभी तेरी डिलीवरी में भी वक्त है, तो तब तक सर्दी आ ही जाएगी और तब मैं अपने राज दुलारे नन्हे मेहमान को अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर पहनाऊंगी। यामिनी और तारा भी शॉपिंग ही कर रही थी। उन दोनों ने लाल रंग के सस्ते से ऊन के गोले खरीद लिए, जिसके बाद यामिनी ने स्वेटर बनाने को स्टिक्स भी खरीदी और 2-4 सस्ती सी चीजें लेकर वो दोनों बाजार से लौटने लगी। बहुत तेज धूप है ना, ये भगवान, मैं कैसे तुझे इस चौंधे से बचाऊं। मेरे पास तुझे रिक्शा वगैरह में लेकर जाने के पैसे नहीं है बहू। माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ जानती हूँ। आप प्लीज खुद को इतना मजबूर मत समझिए। क्या हुआ, गर्मी या धूप है भी तो धूप भी शरीर के लिए अच्छी होती है, इसमें से हमें विटामिन डी मिलता है। चलिए, यही सोचते हुए घर तक चलते हैं कि विटामिन डी मिल जाएगा। तारा ऐसे ही अपनी सास को समझाते हुए घर तक आई तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी आराम से अपनी एसी लगी हुई गाड़ी में अपने घर तक आई। आराम से आना शालिनी बेटा, संभल कर। शांति ने बड़े ही आराम से शालिनी को गाड़ी से निकाला, जिसके बाद वो उसे कमरे तक भी छोड़कर आई और पहले की ही तरह उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया। ऐसे ही सिलसिला जारी था।
एक तरफ गरीब बहन थी जो एक गरीब परिवार की बहू होने की वजह से अपनी प्रेगनेंसी के सारे महीने गर्मी और गरीबी में बिता रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहन अमीर परिवार की बहू होने की वजह से ऐशो आराम में थी। दोनों की ही जिंदगी में काफी अंतर था। ऐसे ही चलते चलते अब दोनों ही बहुओं की गोद भराई का वक्त आ चुका था। बहू, तेरी गोद भराई में ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने पड़ोस से सारी औरतों को आज मेरे ही घर खाना खाने का न्योता दे दिया है। मैं सबके लिए छोले का पुलाव बना दूंगी। अरे माँ जी, आप क्यों इतना तंग हो रही हैं? हम तो पहले ही रोज के कमाने खाने वाले लोग हैं। बस आप मुझे गोद भराई का तोहफा दे देती, इतना काफी था। नहीं बहू, इसमें मेरी भी खुशी है। चल अब तू जल्दी से अपनी वो वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जा जो तूने अपनी पहली रसोई में पहनी थी। बड़ी अच्छी साड़ी है वो, औरतें भी बस आती ही होंगी। यामिनी के बोलने पर तारा तैयार होने चली गई। उसने अपनी कम पहनी हुई पुरानी साड़ी ही निकाल कर बांध ली और वो हल्का फुल्का सा श्रृंगार भी करने लगी। वहीं दूसरी तरफ यामिनी अपने हाथों से घर आने वालों के लिए छोले पुलाव बना रही थी। कुछ ही देर में मेहमान भी आना शुरू हो गए और कितना घामस हो रहा है यामिनी जी, आपके घर में कितनी गर्मी है। अब मेहमान बुलाए ही थे तो कम से कम एक पंखे का भी तो इंतजाम कर लेती। हाँ, इस छोटे से घर में अगर एक पंखा भी चल जाता तो बड़ा सुकून सा हो जाता। क्या जल्दी जल्दी से ये गोद भराई निपटाओ बहनों, यहाँ तो 1 मिनट भी रुकना दूभर है। सभी औरतें ऐसे ही गर्मी से बौखलाने लगी और बहुत सारी बस तोहफे दे देकर चली गईं। तो कुछ यामिनी की उम्र की औरतें थीं जो वहां पर रुकी रहीं और भगवान करे तुम्हारे घर आने वाला नया मेहमान तुम्हारे लिए अच्छे दिन भी लेकर आए। क्यों री बहुरिया? जी हाँ बिल्कुल। माँ जी, आप क्यों उदास हैं? जिन लोगों का काम ही बोलना हो उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। लाइए, अब आप मुझे गोद भराई का तोहफा दीजिए। तारा की बात सुनकर यामिनी बस मुस्कुराने लगी और फिर उसने भी तारा को गोद भराई के तोहफे में अपने हाथ से बुना हुआ स्वेटर दिया। वहीं दूसरी तरफ शालिनी की भी गोद भराई एक बहुत बड़े से फंक्शन हॉल में हो रही थी। थैंक यू। शालिनी बेटा, गर्मी तो नहीं लग रही है ना? अगर लग रही है तो बोल देना, मैं एसी की पावर बढ़ा दूंगी। हाँ माँ जी, जरा भी गर्मी नहीं लग रही। माँ जी, मेरा ना आम पन्ना पीने का मन हो रहा है, भिजवा दीजिए ना। ओके डियर। अरे आपने कुछ खाया पिया या नहीं? जी शांति जी, सब कुछ खा लिया जितना पेट में आ सकता था। आपने तो खाने पीने की वैरायटी ही इतनी करवाई है अपनी बहू की गोद भराई में कि बस समझ में ही नहीं आ रहा क्या खाऊं और क्या पीऊं। वैसे मानना पड़ेगा, अपनी बहू से तो बहुत ज्यादा वाला प्यार है आपको, वरना ऐसी आलीशान जगह में गोद भराई ना करवाती। गर्मी का तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है। जी वो इसीलिए क्योंकि इस जगह पर पूरे 50 एसी चल रहे हैं। खैर, मेरी बहू ने मुझसे आम पन्ना पीने को मंगवाया है, मैं उसे ला कर देती हूँ। आप पार्टी को एंजॉय कीजिए। शांति ऐसे बोलकर शालिनी की ड्रिंक लेने चली गई। शांति ने शालिनी की गोद भराई बेहद ही बड़ी और महंगी जगह पर करवाई थी। सभी ने उसके फंक्शन की बहुत ज्यादा तारीफ की और साथ ही काफी अच्छे से और महंगे तोहफे भी दिए। एक तरफ एक बहन की गोद भराई बस अपने घर में गर्मी में उबलते ही हो गई, तो दूसरी की महलों की रानी की तरह हुई। दोनों का प्रेगनेंसी के दौरान इसी तरह सिलसिला चला और वो दिन भी आ गया जब दोनों ही बहनों के बच्चे इस दुनिया में आए। शालिनी को महंगे और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाया गया, तो वहीं तारा की डिलीवरी बस छोटे से सरकारी अस्पताल में ही हो गई। मेरी बहू को बेटा हुआ, मैं एक पोते की दादी बन गई। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बहू। देख, मैं खुशी के बताशे रख कर लाई हूँ, सभी को बांटूंगी। यामिनी खुशी में सभी को अस्पताल में बताशे बांटने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ आई एम सो हैप्पी बहू, मेरे घर एक पोती आई है। शुक्रिया बहू, मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। मैं सभी को मिठाई बांटूंगी। शांति ने खुशी में मिठाई बांटी। दोनों ही तरफ खुशियों की बारिश बरस रही थी। शांति और यामिनी दोनों बेहद खुश थीं। एक तरफ अमीरी थी तो दूसरी तरफ गरीबी, लेकिन खुशी जिंदगी का सबसे बड़ा धन है। हिमेश, कोई आ क्यों नहीं रहा है? अरे वाह, कितना बड़ा घर है। मेन डोर पर ही 2-2 एसी लगे हुए हैं। इसका मतलब हिमेश सच में बहुत ही अमीर है। हिमेश, कौन है ये लड़की, ये वरमाला, ये सब तुझे बताना पड़ेगा। माँ, मैं सब बताता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। माँ बाबा, मैंने शादी कर ली शिवानी से। पागल हो गया है तू? शादी कर ली? कौन है ये लड़की? किसकी बेटी है? कुछ ख्याल है तुझे हमारी इज्जत का? हिमेश बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुझे एक बार भी इससे शादी करने से पहले अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया? सही कहा माने भैया, आपको किसी के बारे में भी सोचना जरूरी नहीं लगा। अरे अब अगर मेरी सहेलियां पूछेंगी कि मेरी भाभी कैसी है, कहाँ से है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी भैया?
आप लोग ये सब बातें मुझसे बाद में कर लेना, अभी शिवानी काफी थकी हुई है तो मैं इसे कमरे में छोड़ने जा रहा हूँ। हिमेश ऐसे बोलकर शिवानी को अपने साथ कमरे में ले गया, जहां कमरे में 2-2 एसी लगे हुए थे। हिमेश ने जाकर उन एसी को ऑन कर दिया और शिवानी तुम यही कमरे में रहना, और हाँ मेरे घर वालों की बात का बुरा मत मानना। अभी तुम्हें देखकर थोड़े से नाराज हैं लेकिन ठीक हो जाएंगे। बाकी बात रही मेरी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ओके। हिमेश की बात पर शिवानी बस मुस्कुरा दी और फिर वो बिस्तर में लेटकर आराम करने लगी। शिवानी हिमेश की पत्नी थी, जिसे आज ही हिमेश लव मैरिज करके अपने घर लाया था। शिवानी गरीब परिवार की लड़की थी और हिमेश अमीर परिवार से था, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले शिवानी को पसंद नहीं करते थे। एक दिन तो इसी तरह से बीत गया और ऐसे ही अगले दिन। कितनी अच्छी नींद आई इन 2-2 एसी की ठंडक में। अभी काम करती हूँ, उठकर कोई काम देख लेती हूँ। अब मैं आखिर इस घर की बहू हूँ। शिवानी ऐसे बोलकर अपने कमरे से निकल आई। बाहर आते ही वो हैरान हो गई, क्योंकि उसकी हवेली की दीवारों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर एसी लगे हुए थे। हे भगवान, दीवारों पर 5-5 कदम के गैप से एसी लगे हुए हैं। क्या बात है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस घर में एसी कितने होंगे, कितने सारे कमरे हैं, सभी में एसी होगा। इतने बड़े आंगन की दीवार पर एसी ही एसी है। मेरे ससुराल में कम से कम 50 एसी तो होंगे ही। शिवानी ऐसे ही एसी को देखकर हैरान हो रही थी कि तभी उसके पास उसकी सास आ गई। कहाँ घूमती फिर रही है? वो माँ जी, वो ज्यादा अपने आप को इस घर की मालकिन ना समझना। तूने मेरे बेटे को पैसे के लालच में फंसाकर शादी की और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब एक बात तू मेरी कान खोलकर सुन ले। तू इस घर में बहू बनकर आई है तो तुझे ही बहू वाली जिम्मेदारियां भी संभालनी है, समझी? जी समझ गई है तो मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर रसोई में सभी के लिए नाश्ता बना। उर्मिला ऐसे बोलकर चली गई, जिसके बाद शिवानी रसोई में आ गई और रसोई में आने के बाद भी उसे काफी हैरानी हुई। ये भगवान, रसोई में हर दीवार पर 2-2 एसी हैं। गिनकर देखती हूँ, 1 2 3 4 5, पूरे 5 एसी हैं। ऐसे में तो 50 डिग्री गर्मी में भी खाना बनाने में दिक्कत नहीं होगी। शिवानी खुशी खुशी एसी की ठंडक में सभी के लिए खाना बनाने को खड़ी हो गई। तभी वो नाश्ता बना ही रही थी कि उससे बनाते हुए ही उसे अपना मायका याद आने लगा। बाबा भी मुझसे ऐसे ही नाश्ता बनवाते थे और माँ कहती थी कि बेटी से मत बनवाओ, गर्मी हो रही है। ये जगह, ये ससुराल बिल्कुल मेरे सपनों वाला है। जैसा मैं चाहती थी कि मेरे ससुराल में एसी हो, लेकिन अब पता चला कि जिस घर में माँ बाप होते हैं वो घर सबसे अच्छा होता है। सबसे ज्यादा सुकून की जगह वो है जहाँ माँ बाप है। मुझे याद है वो दिन जब मैं अपने माँ बाबा से गर्मी की वजह से लड़ती थी। शिवानी, आज की रोटी तू बना ले, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं रोटी बनाऊं? माँ, एक तो पहले ही मेरी गर्मी से हालत खराब है, ऊपर से मुझे चूल्हे पर चढ़वाकर आप तो मेरी जान ही लेना चाह रही हो। अपनी माँ की बात सुनकर शिवानी मुंह बनाकर गर्मी में चूल्हे पर रोटी बनाने को चढ़ गई। काफी देर तक वो रोटियां बनाती रही और फिर, वाह, इस बेहिसाब गर्मी में भी मैंने रोटी बना ली। अब जल्दी से जाकर माँ बाबा को रोटी खाने को बोल देती हूँ। शिवानी अंदर अपनी माँ बाप से रोटी खाने के लिए बोलने लगी कि तभी उसे कुछ सुनाई दिया। सुनिए जी, मुझे तो ये रिश्ता सही लग रहा है। शादी की बात खुद चलकर आई है तो हम गरीबों को ठुकराना नहीं चाहिए। सही कहा तुमने आस्था। बाबा। अरे शिवानी बेटा, तू? माँ, बाबा, आप मेरी शादी उस नशेड़ी से करने की बात कर रहे हैं, उसके सारे ऐबों से वाकिफ होने के बावजूद? हाँ शिवानी, क्योंकि गरीब की बेटियों को इंसान ऐसे ही मिलते हैं। अच्छे सुलझे हुए लड़के अच्छे घरानों के होते हैं जो हम जैसों से रिश्ते नहीं जोड़ते। जरूर इस पड़ोसन ने ही आपको चढ़ाया है ना। ठहरिए। शिवानी उस औरत से ऐसे ही लड़ने लगी, जिसके बाद आस्था और अनमोल ने ही आकर उसे संभाला। बाबा, क्यों ले आए मुझे वहां से? चुप कर तू, क्यों हम पर बोझ बनने का काम कर रही है? बोझ? तो मैं आपके ऊपर बोझ हूँ? अरे वो भी ऐसा बोझ जिसे आप किसी को भी दे सकते हैं। हाँ तो ठीक है, तो फिर इस बोझ को क्यों किसी और को देकर उस पर भी बोझ बनाना? मैं ही चली जाती हूँ ना। शिवानी ऐसे बोलकर अपने घर से तेजी से भागी। उसके पीछे पीछे उसका बाप भी भागा, लेकिन शिवानी गांव के खेतों वगैरह में पार होती हुई गायब हो गई। एक तरफ अनमोल परेशान हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ वो एक नदी के पास पहुंच गई, जहां इसीलिए भगवान जी मुझे दुनिया में भेजा था कि मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन जाऊं। अरे अगर मैं इतना ही सभी पर बोझ हूं तो फिर मैं अपनी ही जिंदगी को खुद ही खत्म कर लूंगी। शिवानी ऐसे ही बोलती हुई नदी में डूबने को कूदने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे शांत हो जाओ, मेरी बात को सुनो। शिवानी ने जैसे ही पलट कर देखा तो वह हैरान हो गई। उसका हाथ एक नौजवान लड़के ने पकड़ा हुआ था। तुम क्यों अपनी जान दे रही हो? क्योंकि
मैं अपने परिवार पर बोझ हूँ। शिवानी ने हिमेश को सब कुछ बता दिया, जिसको सुनने के बाद हिमेश बोला, तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ? अरे छोटे मालिक आप? हाँ, अरे अनमोल चाचा आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं? जी चाचा जी, मुझे आपकी बेटी पसंद है। मैं शादी करूंगा और आज ही करूंगा। हिमेश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया और उसी दिन उसने मंदिर में शिवानी से शादी कर ली। जो शिवानी अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का कौन सा पड़ाव शुरू होने वाला है। खैर, अब से ये मेरा घर है, नाश्ता बन गया है तो मैं सभी को दे आती हूँ। शिवानी ने नाश्ता बनाकर टेबल पर सजा दिया। कुछ देर बाद ही सभी नाश्ता करने को आ गए, जिसे खाकर सुकेत बोला, भाई वाह, हम तो बेवजह ही कंफ्यूज हो रहे थे कि बहू कैसी है कैसी नहीं। बहू तो बड़ी समझदार है। बहू, मैंने तुझे अपना लिया। क्या स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। सही कहा भाभी बाबा ने, मैं भी आपसे इम्प्रेस हो गई। शुक्रिया। बस एक ही बार खाना बनाकर खुद को ज्यादा महान मत समझ। एक आध बार तो तुक्के से भी अच्छा खाना बन जाता है। उर्मिला का मन अभी भी शिवानी नहीं जीत पाई थी। उसकी बात को सुनकर बस शिवानी चुप सी रह गई। हाँ, इस एसी की वजह से तो मेरा पूरा शरीर अकड़ गया और पूरा शरीर अकड़ा अकड़ा सा उठता है। जो भी है, हाँ, उठ जाती हूँ। माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ज्यादा देर सोती रही। शिवानी उठकर कमरे से बाहर आ गई कि उसे देख उर्मिला बोली, आ गई तू? नाश्ता तो हमने कर लिया, चल पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। जी हाँ, इस एसी की हवा से तो मुझे घबराहट सी हो रही है। शिवानी बेचारी की तबीयत खराब थी, लेकिन ऐसे में भी उसने सारे घर की सफाई की। बार बार सफाई के लिए कभी वो अंदर जाती तो कभी बाहर आती, जिससे उसके शरीर का तापमान काफी बढ़ता तो कभी घटता जाता। ये भगवान, ये एसी तो मेरा शरीर तोड़ रहा है। पहले ही मैं जिस चीज को तरसती थी, आज वो ही मेरे ऊपर सबसे बड़ी सजा सी बन गई है। क्या करूं इस 50 एसी वाले ससुराल का। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और एक दिन शिवानी की तबीयत एसी की वजह से बहुत ज्यादा ही खराब हो गई, क्योंकि शिवानी अपनी सास को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी बीमारी को भी नहीं देख पा रही थी और ससुराल में बस काम काम में लगी रहती थी। फिर भी उसकी सास उसको अपनाने को तैयार नहीं होती है। एक दिन, क्या मर मर कर खाना लगा रही है, जल्दी करना। जी माँ जी। अब मैं माँ जी को क्या ही बताऊं, मेरा तो दम निकल रहा है, ठंड भी लग रही है। कोई इस एसी को बंद कर दो। कोई एसी वगैरह बंद नहीं होगा। तुझे अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तू अपने मायके जा सकती है। आखिर वहां भी तो एसी नहीं था। तुम गरीबों को वहीं रहने की आदत होगी। चल अब जल्दी से खाना लगा। शिवानी ने उर्मिला के बोलने पर जल्दी जल्दी खाना लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा थकी हुई और अंदर से बीमार थी, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गई। उसकी बेहोशी की वजह से जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। सुकेत जी, आपकी बहू को ठंड लग गई है और यहाँ का टेम्परेचर इनके लिए बहुत हैवी हो रहा है। लगता है पहले कभी ये एसी में नहीं रही, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ऐसी हो गई, और दूसरा माइंड पर ज्यादा लोड रखने की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। इन्हें अब कुछ दिन एसी से दूर रहिएगा और रेस्ट करने के लिए बोलिए। अब ये जानकर उर्मिला को अपनी गलती का और शिवानी की मेहनत का एहसास हो गया। जब शिवानी को होश आया तो उर्मिला से उसने बात की और उसने शिवानी को अपना लिया।